हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी नीट पे, और आप लोग मुझे देख रहे हैं अनअकैडमी नीट लाइव डेली 2.0 के ऊपर। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की, जिसका नाम है ट्रांजिस्टर्स। एक्चुअली इसने दुनिया बदल दी है। ट्रांजिस्टर्स जो चीज है ना, ये इतनी खतरनाक चीज है, इतना मतलब एक तरीके से अगर हम ये कह सकते हैं, कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी, बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर मैं ये कहता हूं कि दुनिया में अगर व्हील के बाद में अगर कोई बड़ा आविष्कार किया इंसान ने, तो वो था ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स की खूबसूरती क्या है? बिकॉज ट्रांजिस्टर्स की वजह से आप कोई भी अपना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट उठा लो, घर में या आसपास कोई सा भी, एवरीथिंग हैज अ लॉट ऑफ ट्रांजिस्टर्स, भरे पड़े ट्रांजिस्टर्स के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम की चीज है। खास बात बेसिकली ये है कि जो सबसे मेजर यूज होता है ट्रांजिस्टर्स का, वो होता है एज स्विचेस। ठीक है, अब जैसे कोई मैकेनिकल स्विच होता है, जैसे मैंने स्विच ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया, तो अगर अपन ने कोई स्विच ऑन ऑफ किया तो उसमें एक मैकेनिकल कोई चीज मूव करती है, जिसका धीरे धीरे वेयर एंड टेयर होता है, टाइम लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से बहुत समय लग जाता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली बात करें, तो ट्रांजिस्टर्स एक्चुअली स्विचेस की तरह काम कर सकते हैं, जो कि सबसे बड़ी बात है। मतलब एक बात तो खैर ये है कि उसमें कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होता, तो एनर्जी लॉसेस नहीं होते, टाइम नहीं लगता, टाइम बहुत फास्ट काम करते हैं। और सबसे खूबसूरत बात है कि आप इसे बहुत 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 छोटा कर सकते हो। मतलब अगर आप अपना फोन उठाते हो, उसके अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चीज है। ठीक है, और अब पहले सेमीकंडक्टर्स की वजह से ट्रांजिस्टर इतने छोटे हो गए। पहले होते थे वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से ट्रांजिस्टर्स बनते थे, जिनकी वजह से अगर आप छोटा सा कंप्यूटर देखो, तो वो छोटा सा कंप्यूटर भी पूरा एक कमरा, मतलब छोटा सा मतलब जिसकी कैपेसिटी कम है, ऐसा कंप्यूटर देखो तो वो पूरा का पूरा कमरा घेर के बैठा रहता था। अब जो कंप्यूटर्स होते हैं वो उससे कहीं कहीं ज्यादा पावरफुल है, पर वो जरा से मतलब इवन आपके फोन के अंदर आ जाएंगे। फोन तो बड़ी चीज हो गई, अब तो मतलब उंगली के नाखून के ऊपर जाके कंप्यूटर बैठा हुआ है। तो इतने छोटे छोटे कंप्यूटर्स अब आने लगे। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ थैंक्स टू सेमीकंडक्टर्स एंड थैंक्स टू ट्रांजिस्टर्स। ऑल्दो मैं आपको एक बात यहां पे बता दूं कि ये सीबीएसई से ये सिलेबस से हटा दिया गया है, पर नीट और जेईई मेंस के सिलेबस में ये भरपूर रूप से है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना बच्चों। आज की क्लास में हम लोग इसको पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मैं बताऊंगा इसके अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम है अनु गुप्ता, क्लियर जेईई लॉन्ग टाइम बैक, पिछले 15 सालों से जेईई नीट की कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को, और इन 15 सालों में हजारों बच्चों का डॉक्टर या आईआईटी बनने का सपना पूरा करने का उनका जो मैं अपना जो योगदान था वो मैं दे चुका हूं। भरपूर उम्मीद है बच्चों कि आप भी कुछ ऐसा ही करेंगे कमाल। और जिस तरीके से मैंने कोटा में जो मेरा जो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, कोटा में जो भी चीजें पढ़ाता हूं वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं थ्रू अनअकैडमी एंड थ्रू यूट्यूब, ठीक आपके घर तक। उसी तरीके जिस तरीके से इन बच्चों ने फायदा उठाया है, उससे उसी तरीके से आप भी मेरे जो एक्सपीरियंस है उसका फायदा उठाएंगे और इस लिस्ट में अपना नाम भी जोड़ेंगे। ठीक है, मुझे जो एनर्जी मिलती है वो मुझे मेरे इससे टीम से मिलती है, जो कि बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत एंथुसियास्टिक है, लगातार लगी रहती है अपने बच्चों को पुश करने में और उनको आगे से आगे बढ़ाने में। ठीक है बच्चों, अच्छा, अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको इस जगह पे, इस वाले यूआरएल पे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए? देखो सीधी सी बात है, साथ वाली बात होती है, अमेजिंग कंटेंट आपको यहां पे ऑलरेडी मिल रहा है बच्चों, तो फिर हम सब्सक्रिप्शन क्यों लें? बहुत छोटे छोटे 3-4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, अगर आप कहीं कमिट करते हो तो आपका डिसिप्लिन अपने आप इंप्रूव होता है। ठीक है, दूसरी बात, आपकी उसमें ये होता है, डिसिप्लिन इंप्रूव होने के साथ साथ आप जिन लोगों के साथ बैठे होते हो वो भी डिसिप्लिन इंप्रूव होता है, सिंसियरिटी बढ़ती है। सिंसियरिटी बढ़ती है ना सिर्फ आपकी, बल्कि आपके साथ बढ़ने वाले बच्चों की भी सिंसियरिटी बढ़ती है, उनकी सिंसियरिटी बढ़ती है। साथ ही साथ जो जिनसे आप सर्विसेज ले रहे हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो एक्स्ट्रा सर्विसेज और मिलती हैं, जैसे कि डाउट सेशंस हैं, और एक तो होता है कि भाई हर जगह हम रणछोड़दार छाछड़ बने पड़े हैं कि मतलब हर जगह ज्ञान बह रहा है, कहीं से भी जाके पी लो। लेकिन उस केस में क्या होता है, कभी यहां से पी लिया, कभी वहां से पी लिया, बीच में थोड़ा सा एक लोटा छूट गया, तो वो लोटे में से सवाल आ गया, तो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए आपको क्या करना होता है कि आपको बिल्कुल व्यवस्थित रूप से पढ़ना होता है, जहां पे प्लस पे जब आप आते हो तो बैचेस होते हैं लगातार सब कुछ कवर करते हुए। प्लस आपके पास हिंदुस्तान के जो बेस्ट टीचर्स हैं उनसे पढ़ने के ऑप्शंस होते हैं, लाइव पढ़ने के और उनसे अपने डाउट्स क्लियर करने के। तो बहुत सारे फायदे हैं। मुद्दे की बात यह है
कि अभी तो खैर आपके लिए बहुत अच्छी बात ये भी है कि राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नीट 2021 की अगर आप लोग बात कर रहे हैं बच्चों, तो उस केस में आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कुछ भी हो, बोर्ड्स, नीट, जेई, जो भी होगा 6 महीने के अंदर अंदर सब खत्म हो जाएगा। तो यू कैन ऑप्ट फॉर 6 मंथ्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। अदरवाइज अगर आप 2022 या उसके बाद की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 24 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लेंगे, कोड आप आपके अपने अनुसार का ही यूज करेंगे। कोड है अनु10, अनु क्योंकि अनु मेरा नाम है, 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज करते हो। साथ ही साथ आपको मिलती है मेरी गाइडेंस, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, मटेरियल कौन सा यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है, कहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये सारी बातें मैं आपको लगातार बताता रहता हूं। ठीक है, उसके लिए आपको मेरी मेंटरशिप में आना पड़ेगा और उसके लिए आपको पहले ये वाला कोड यूज करना पड़ेगा। दूसरी चीज है आइकनिक सब्सक्रिप्शन। अगर आप ये चाहते हैं कि जो हर आदमी की इच्छा होती है, देखो जो भी इंसान मतलब दुनिया में थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज है, ठीक है, जो इस वक्त तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, एग्जाम कब होगा नहीं पता, कितनी बार होगा नहीं पता, सिलेबस क्या होगा नहीं पता, टाइम मतलब मोड ऑफ कंडक्शन क्या होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा ये तक नहीं पता। जब कुछ पता ही नहीं है तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। लेकिन दिक्कत यहां पे ये है कि बेटा आपको अपना टाइम इस कंफ्यूजन में, या आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपका जो दिमाग है, आपकी जो कंसंट्रेशन है, वो इन सब चीजों में नहीं बिखेरनी है। आपका पूरा का पूरा जो एफर्ट है वो लगना चाहिए सिर्फ और सिर्फ तैयारी में। बाकी सब यू कैन मतलब लीव टू एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट मतलब आइकनिक सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी जो है एक आइकनिक सब्सक्रिप्शन उन्होंने लॉन्च किया, जिसके अंदर वो एक ऐसा इंसान जिसने अपना खुद का नीट एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैंक पे क्लियर किया होता है, वो आपको पर्सनली कोच करता है एग्जैक्टली आपके टाइम टेबल के हिसाब से, आपके इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से, आपके टेस्ट एनालिसिस के हिसाब से वो आपको बताता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो आपको गाइड करते हैं। और उसके लिए ऑब्वियसली फीस थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन वो फीस को कम करने के लिए कोड नो फियर बिकॉज अनु10 इज हियर, कोड ये वाला डालो और फीस कम करा लो। ठीक है, चलो इसके बारे में और बातचीत बाद में करेंगे। हाल फिलहाल अगर आपको जो फ्री वाले फीचर्स अगर आपको एक्सेस करने हैं तो आप अनअकैडमी के ऐप पे जाओ या उसके वेबसाइट पे जाओ, नाम और मोबाइल नंबर से रजिस्टर करो, 1 रुपया नहीं लगेगा। बस आपको फ्री कंटेंट को अनलॉक करने के लिए एक बार आपको एक कोड डालना पड़ेगा। आपसे पूछेंगे भाई अपना कोड डाल दो, कोड है ANU, क्योंकि आप बेसिकली एक्टिवेटेड न्यू यूजर बनना चाहते हो। ठीक है, जो अनअकैडमी का टर्म है, एक्टिवेटेड न्यू यूजर अगर आप बनना चाहते हो तो जो कोड आप यूज करेंगे वो होगा ANU। ठीक है बच्चों, ये वाला कोड आप यूज कर लीजिए और आप जो सारी एक्सेस आपको मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है, इसके बारे में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन बताता हूं। पर हाँ ये है कि जो बूस्टर शॉर्ट्स चल रहे हैं शाम को 6 से 7, जिसके अंदर मैं आपको खूब सारे क्वेश्चंस कराता हूं और हर चैप्टर के 3-4 बूस्टर शॉर्ट्स मिलते हैं, ताकि आपको उस चैप्टर का कोई भी सवाल लीड के अंदर आ जाए। और मेरे बच्चे अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनके फिजिक्स में मैं टारगेट लेके चलता हूं कि यार 160 मार्क्स आने चाहिए, 150 से कम तो नहीं ही आने हैं। लेकिन उसके लिए आपको सारे बूस्टर सेशंस अटेंड करने होंगे। 3 महीने का है, जिसके अंदर हम लोग डेली शाम को 1.5 घंटा एक्चुअली क्लास लेते हैं, जिसके अंदर आपको सारे के सारे जो पूरा पूरी फिजिक्स जो है वो हम लोग कवर कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, उसी के टेस्ट सीरीज है ये, हर हफ्ते उसका टेस्ट है। कल भी एक इसका टेस्ट है जो इस हफ्ते में जो पढ़ा है, बेसिकली वो न्यूटन लॉस ऑफ मोशन पूरा का पूरा आएगा उसके अंदर। आज और कल उसकी क्लासेस होंगी, और एक क्लास हो चुकी है, एक क्लास आज है, एक क्लास कल है। कंस्ट्रेंट मोशन की 3 क्लास हो चुकी है, दो क्लास कंस्ट्रेंट मोशन की, एक बेसिक्स। आज थोड़े से अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे और कल होगी स्प्रिंग वगैरह के क्वेश्चंस। और उसके बाद कल ही शाम को रात को 9 बजे होगा टेस्ट। 12 वीकली टेस्ट हैं, 8 पार्ट टेस्ट हैं, 4 फुल टेस्ट हैं। लगे रहो और फोड़ते रहो। ठीक है बच्चों, चलिए उसका जो टाइम टेबल है वो आपको यहां से मिल जाएगा, tinyurl.com/anusarspecial पे जाइए तो क्लासेस का टाइम टेबल, डाउट क्लियरिंग सेशंस का टाइम टेबल और टेस्ट का टाइम टेबल। एक बात मैं बता दूं, मंडे को जो पहला टेस्ट था वो मंडे को हुआ था, उसका आज मैंने यहाँ पे डिस्कशन रखा हुआ है रात को 8 बजे। ठीक है, आज उसका डिस्कशन है रात को 8 बजे। ठीक है, उसमें जरूर आ जाना, ताकि मंडे को जो टेस्ट हुआ था और उससे पहले अगर टेस्ट अटेम्प्ट ना किया हो तो अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है बच्चों, वो अटेम्प्ट कर, उसका लिंक कहां से मिलेगा टेस्ट अटेम्प्ट करने का? यहां से रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज वीकली टेस्ट 1 पे क्लिक करोगे तो आपको अच्छा ये पेज कैसे मिलेगा? इस वाले URL से ये पेज मिल जाएगा, यहां से इस पर क्लिक कर लो, स्टार्ट हो जाएगा। अगर अनलॉक ना कर रखा हो तो अभी तक कोड कौन सा यूज करना है आपको अनलॉक करने के लिए? ये सारी चीजें ANU। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन, जिसका नाम है ये क्या नाम है इसका? ट्रांजिस्टर्स। टेलीग्राम बोलने वाला था मैं है ट्रांजिस्टर भी। खैर अब तो क्या देखो, वैसे वो कान में बजाने वाले ट्रांजिस्टर भी अब बैन हो गए, टेलीग्राम भी मतलब बैन तो खैर क्या ऑब्सोलीट हो गए,
और टेलीग्राम भी ऑब्सोलीट हो गया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऐप, आई एम टॉकिंग अबाउट टेलीग्राम। वो तार भेजते थे ना, चिट्ठी लिख के तार भेजा है, वो भी ऑब्सोलीट हो गया। ठीक है, चलिए भाई, एनीवेज क्या होते हैं ट्रांजिस्टर्स? अब तक आपने देखा सेमीकंडक्टर्स में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में ये हो गया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। नहीं देख रखा है तो पढ़ लो बेटा, आज उसको रिवाइज नहीं कर सकता। ट्रांजिस्टर अपने आप में बहुत बड़ा है और मुझे बहुत सारा टाइम चाहिए। ठीक है, और तो इसलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ खालिश ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। जो जो बातें जरूरत की होंगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा पिछली क्लास की। ठीक है, चलिए, तो क्या होते हैं ट्रांजिस्टर्स? ट्रांजिस्टर्स बेसिकली क्या होता है कि ट्रांजिस्टर्स के केस में पहली बात तो हम ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ने क्या वाले हैं। पहली चीज जो पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, कितने तरीके के ट्रांजिस्टर्स होते हैं। दूसरी बात हम पढ़ने वाले हैं कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, चीज क्या है ट्रांजिस्टर्स, फिर उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये अगली चीज होने वाली है। और अगली चीज होने वाली है कि उसकी वर्किंग क्या होती है, हाउ डज इट वर्क। ठीक है, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर। ठीक है, और फाइनली एक ये आएगा कि भाई इसकी एप्लीकेशन क्या है, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा चलो भाई शुरू करते हैं हम यहां से। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स। तो जैसे हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, बेसिकली ट्रांजिस्टर होता क्या है, याद है आपको? हम अभी तक एक चीज पढ़ रहे थे जिसका नाम था पीएन जंक्शन डायोड। याद आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे P है, यहाँ पे N है, फिर अगर यहाँ P और N है तो यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर थी, और यहाँ पे खूब सारे माइनस थे, और यहाँ पे खूब सारे प्लस थे, होल्स थे, और यहाँ से यहाँ चार्ज चला जाता, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से डेवलप हो जाती है। इस तरीके की बातें आपको याद आ रही होंगी। डिफ्यूजन करंट होता है, ड्रिफ्ट करंट होता है, ये सारी बातें याद आ रही है क्या? ठीक है, हाँ, हेलो भरत, हाय नमूने, कैसे हो बच्चों? एंड शहबाज, भगवती, रक्षित, ब्रोकन निशु, अरे क्यों टूट गई भाई तुम? एंड दर्शन, भवानी, अखिल, हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? ठीक है, चलो, हेलो उस्मा। ठीक है भाई, तो भाई शुरू करते हैं हम लोग। यहां पर देखो, सीधी सी बात यहां पर ये है कि ये तो हो गया पीएन जंक्शन। ट्रांजिस्टर में क्या होता है? ट्रांजिस्टर में हमेशा एक्चुअली एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। वो अगर दो होते हैं तो उसको कहते हैं पीएन जंक्शन। अगर तीन हो, दो पी या एक एन, या फिर दो एन या एक पी, ठीक है, ऑल्टरनेट लगाते हैं, इधर एन रखा, इधर एन रखा, बीच में पी लगा दिया, तो ये एन पी एन ट्रांजिस्टर कहलाता है। ठीक है, अगर इधर उधर पी रख दिए, बीच में एन रख दिया, तो ये पी एन पी ट्रांजिस्टर कहलाता है। समझने के लिए मोस्टली हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर को पढ़ते हैं। क्या होता है देखो, ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस विच ट्रांसफर्स अ सिग्नल। इस वाली लाइन को अभी आप देख लो, पर इसका तात्पर्य मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है, विच ट्रांसफर्स अ सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टेंस सर्किट टू हाई रेजिस्टेंस सर्किट। भाई देखो, किताबी डेफिनेशन अपनी जगह पे होती है, कितना काम आता है वो अपनी जगह पे होता है। तो ये किताबी डेफिनेशन है, लिखी होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। बोर्ड में तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर किसी एग्जाम में आती है तो आपको समझ में आना चाहिए क्यों लिखा हुआ है ये वाली बात मैं अभी बताता हूं आपको। इट इज फॉर्म्ड व्हेन अ थिन लेयर, इट इज फॉर्म्ड व्हेन अ थिन लेयर of one type of extrinsic semiconductor P or N type is sandwiched between two thick layers of other types of extrinsic semiconductors। ठीक है, मतलब या तो आपने इसको यहां पे ऐसे बनाया, ठीक है, उसमें या तो आपने यहां पे N लिखा, यहां ये N लिया, ठीक है, और ये वाला भी N लिया और बीच में P कर दिया, NPN ट्रांजिस्टर बना दिया। ठीक है, ऑब्वियसली ये P है, ये एक NP जंक्शन, PN जंक्शन यहां पर है, एक PN जंक्शन यहां पर है, यहां पे अलग डिप्लीशन लेयर है, यहां पे अलग डिप्लीशन लेयर। इनका जैसे यहां तो सिर्फ PN थे, यहां पे NPN है। ठीक है, ऐसे ही यहां पे एक चीज और हो सकती है, जैसे कि वो हो सकता है PNP, इधर P है, इधर भी P है, बीच में N है। ऑब्वियसली यहां पे अलग डिप्लीशन लेयर है इसकी, और यहां पे इसकी अलग डिप्लीशन लेयर है। ठीक है, कुछ फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं, कुछ रिवर्स बायस्ड होते हैं, ये सारी बातें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। याद आ रही है बच्चों ये सारी बातें? ठीक है, अच्छा, एवरी ट्रांजिस्टर हैज फॉलोइंग 2 जंक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया PN, और अब कुछ भी लोगे भाई, एक जंक्शन ये रहा, एक जंक्शन ये रहा। ठीक है, ऐसे यहां पर एक जंक्शन ये रहा, एक जंक्शन ये रहा। अब अगर इसके जंक्शंस अलग अलग हैं तो जंक्शन बिटवीन एमिटर एंड बेस इज नोन एज एमिटर बेस जंक्शन। अभी एमिटर और बेस क्या चीजें यार, अभी बता रहा हूं। ठीक है, एंड इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड, दिस इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड। The junction between base and collector
इज नोन एज बेस कलेक्टर जंक्शन एंड इट ऑलवेज रिवर्स बायस्ड। इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पर बस यहाँ पे एक सवाल ही आता है कि सर ये एमिटर क्या है, बेस क्या है, कलेक्टर क्या है, ये नए नए शब्द कहां से आगे निकल निकल के, ये कौन होते हैं? कोई खास बात नहीं है। देखो क्या होता है कि ये जो हमने ट्रांजिस्टर बनाया ना, एक ये ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये अगर ट्रांजिस्टर बनाया, अब यहां पे हमने बीच में बना दिया एक अलग, लेट अस से जस्ट फॉर एन एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट NPN, तो ये N, P और N, ठीक है। इनमें से एक साइड को हम लोग एमिटर बोलते हैं, एज फार एज ऑल द बुक्स आर कंसर्न एंड एवरीवेयर जहां पे एग्जांपल्स पढ़ोगे, ये लेफ्ट वाले को यूजुअली एमिटर ले लेते हैं, ठीक है, इसे कलेक्टर बोलते हैं। इस वाले को पूरे का एमिटर बोला, इस पूरे को कलेक्टर बोला, और इसे बोला बेस, ठीक है, एमिटर बेस कलेक्टर, ठीक है। अब ये NPN है, ऑब्वियस सी बात है। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है देखो, ये जो एमिटर बेस जो है, एमिटर और बेस वाला जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस्ड है। फॉरवर्ड बायस्ड का मतलब क्या हुआ? फॉरवर्ड बायस्ड का मतलब P तो P हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड होगा और N जो है वो लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड होगा। तो ये कुछ इस तरीके की वस्तु आ जाएगी, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का कनेक्शन बन जाएगा। ऐसे ही अगर हमने यहां पे बात करी कि जो ये बेस कलेक्टर जो है, यानी ये वाला जो जंक्शन है, इसका नाम है बेस, इसका नाम है कलेक्टर, ठीक है। नामों से घबराना मत, और भगवान जाने कौन कौन सा नाम बोल दिए। अरे नाम है यार, नाम का क्या है, मतलब कुछ भी हो सकता है नाम, ठीक है। अभी समझ में आएगा कि एक्चुअली एमिटर क्यों रखा और ये कलेक्टर क्यों रखा। बहुत सिंपल चीज है, बस एक बार अगर आपको जो बेसिक्स हैं वो पता हो तो, और टेंशन मत लो, जितने बेसिक्स की जरूरत होगी वो मैं बार बार बोलता जाऊंगा ताकि आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। टेंशन मत लेना उसकी, बस ध्यान से सुनते जाओ, जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पर बाद में बना लेना, नोट्स बनाना जरूर। ऐसा नहीं अरे सर हमने डाउनलोड करके रखा है, एक दिन आएगा जब हम उन नोट्स को खोलेंगे और कुछ शायद समझ में आए, कुछ नहीं आएगा, तब तक सब भूल जाओगे, मैं बता रहा हूं तुमको। और तब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम सारे के सारे वीडियोस दोबारा देख पाओ। तो इसलिए नोट्स बनाना जरूर, गिव इट सम टाइम। जितना ध्यान दोगे, जितना समय व्यर्थ करोगे इस चीज के ऊपर, उतना व्यर्थ तो नहीं कहना चाहिए, व्यर्थ तो वेस्ट होता है, जितना समय व्यक्त करोगे इसके ऊपर, व्यय 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 इज राइट वर्ड, हिंदी बहुत कमजोर हो गई यार। तो खैर जितना समय आप इसके ऊपर स्पेंड करेंगे, छोड़ो हटाओ सारा, जितना समय आप, जितना टाइम आप इसके ऊपर स्पेंड करोगे, उतना आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के इसके बैठने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। लास्ट में सवाल देखोगे समझ में आ जाएगा, बहुत आसान आसान सवाल होते हैं, कोई खास बात होती नहीं है इसके अंदर। एनीवेज, अब क्या हुआ, ये इन्होंने दूसरी बात क्या कही, एक हुआ है JBC, मतलब बेस कलेक्टर का जो जंक्शन है वो हमेशा रिवर्स बायस्ड होता है। रिवर्स बायस का मतलब जल्दी से मुझे बताओ, यहां पे बैटरी कैसे लगेगी। अब ये बेस और ये कलेक्टर को आपस में कनेक्ट किया तो नॉर्थ बोल रहा हूं, N से कनेक्टेड होगा हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये एक्चुअली कुछ इस तरीके का आता है, ठीक है। वैसे ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने प्यार प्यार में बना दिया बताते बताते आपको, इसे हम लोग प्यार से कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, क्योंकि बेस है वो इधर से भी कॉमन है और उधर से भी कॉमन है, ठीक है। 3 टर्मिनल होते हैं। देखने में कैसा लगता है ट्रांजिस्टर देखने में कैसा लगता है, मैंने दिखाया था कि ट्रांजिस्टर कैसा लगता है देखने में जो ट्रांजिस्टर लगता है वो नहीं दिखा हुआ है, कोई बात नहीं, बेसिकली कुछ नहीं, देखने में आपको बताया था वो कैसा लगता है। वो देखने में ट्रांजिस्टर क्या है, एक ऐसे चौकोर सा होता है और उसकी तीन टांगे निकली होती हैं बस, ठीक है। कोई भी ट्रांजिस्टर आप बाजार में जाके देखोगे, रियलिटी में एक्चुअली वो ऐसा लगता है देखने में, ठीक है। लेकिन उसमें ये 3 टर्मिनल इसलिए निकले हुए हैं, एक ये वाली चोंच है, एक ये वाला वायर बाहर निकला हुआ है, और ये जो है ये भाई साहब बेस वाले लटक रहे हैं बाहर, ठीक है। और चाहे वो NPN हो या PNP हो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अगली जो चीज आती है इसके अंदर वो क्या है, वो ये है कि ये तो हमने देखा कि भाई कलेक्टर क्या होता है, बेस क्या होता है, इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। NPN ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि एक थिन लेयर होती है P की बीच में, इधर उधर होते हैं N, ये बेस है, ये एमिटर है, ये कलेक्टर है, सिंपल। ये होता है NPN ट्रांजिस्टर, रियलिटी में ऐसा होता है, ठीक है। जिसको रियलिटी मतलब NPN, 2 ये ट्रांजिस्टर्स हैं, तो सॉरी 2 सेमीकंडक्टर्स हैं, एंटी सेमीकंडक्टर, उनके बीच में P है। इसको रिप्रेजेंट करना अलग बात है। हमेशा देखो, रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, पहले गोला बनाते हैं, गोले में डंडा खींचते हैं, दिस डंडा इज डेफिनेटली बेस, डंडा इज डेफिनेटली बेस, ठीक है। फिर 2 तार यहां से बाहर निकालते हैं, जिनमें से एक कोई एमिटर है, दूसरा कोई कलेक्टर है। अब कैसे पता चलेगा इनमें से एमिटर कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है?
एमिटर और कलेक्टर को डिफरेंशिएट करने के लिए एमिटर पे हमेशा एक एरो होता है, एमिटर पे हमेशा एक एरो होता है। तो ये तो पक्का बेस हो गया, ठीक है। और फिर ये हो गया, चलो मान लो कलेक्टर, ये हो गया एमिटर। तो एमिटर पे एक एरो बनाना है, और हमें पता है कि एमिटर के अंदर बेस एमिटर वाला जो जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है। तो अगर हम एनपीएन की बात कर रहे हैं, अगर हम एनपीएन की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? तो ये हो गया P और ये हो गया N। तो करंट जो होता है वो जो फॉरवर्ड बायस्ड अगर ये है तो ये N है, फॉरवर्ड बायस्ड है, इसका मतलब यहां जो करंट जाएगा वो इस तरीके से, वो कैसे जाएगा? NPN के अंदर जो करंट जाएगा वो कैसा जाएगा? ये मैंने थोड़ा साइड में बना दिया इसको। अगर ये एमिटर है तो यहां जो करंट जाएगा वो इस तरीके से जाएगा। दिस इज हाउ अ NPN ट्रांजिस्टर इज रिप्रेजेंटेड। समझो, वापस से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वैसे वही चीज मैंने वहां पर भी लिखी हुई है, चलो उसको भी देख लेते हैं। गोला बनाया, एक बेस बनाया, ठीक है, दो उसमें से दो लाइनें खींची, कभी कभी इसका ऐसे दिखाते हैं, कभी ऐसे भी दिखाते हैं, मतलब वो तो डिपेंड करता है, वो तो आप घुमा के दिखा दिया बेसिकली। रेजिस्टेंस को ऐसे भी दिखा सकते हो और ऐसे भी तो दिखाई सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात, ठीक है। तो बस ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, कोई खास बात नहीं है। तो कैसे करोगे? इसके अंदर दो लाइनें खींची, एक एमिटर वाली है, एक कलेक्टर वाली है, ठीक है। एमिटर वाली पे एरो दिखाना है, एमिटर वाली पे एरो दिखाना है, करंट जो होगा वो P से N जाता है। अगर हम एक NPN ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं तो यहां ये हो गया N, ये बेस हो गया P और ये हो गया N। बेस तो P है, NPN, और करंट हमेशा P से N जाएगा। तो एमिटर वाली ब्रांच पे करंट दिखाएंगे, और करंट हमेशा एमिटर वाली ब्रांच जो होती है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड होती है, तो उसमें करंट P से N जाता है। तो जो एरो बनेगा वो P से N बनेगा। दिस इज हाउ NPN ट्रांजिस्टर इज रिप्रेजेंटेड। ऐसे ही अगर मैं PNP की बात करूं तो उसमें क्या आएगा? PNP में सेम थिन लेयर N की है, इधर उधर P है। अब इसको बनाओगे तो कैसे बनाओगे? एक बनाया गोला, फिर एक बनाया डंडा, डंडा है बेस, और है यहां पे कलेक्टर, और है एमिटर। एमिटर पे बनाएंगे एरो। अब ये क्या है? PNP है ना। तो ये है P, ये है N, ये है P। इसको फॉरवर्ड बायस रखना है तो इसका मतलब एरो जो आएगा वो E, मतलब P से N जाएगा एमिटर वाली ब्रांच में। तो यहां पे एरो बनाया जाएगा इस जगह पे, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। बस यहाँ पे जो टर्मिनल्स हैं वो तार बाहर निकाल लो, और क्या आपस में इनका बैटरी लगेगी इसको, इनकी बायसिंग सही करने के लिए, वो अलग चीज है, लेकिन रिप्रेजेंट ऐसे किया जा रहा है। देखो यहाँ पर भी एरो अंदर की तरफ है, ये बस इसको घुमा, इस कभी कभी आपको ऐसे देखने को मिलेगा, कभी ऐसे देखने को मिलेगा, कुछ भी नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ, ये मतलब यहाँ पे बेस मैंने वर्टिकल बना दिया, यहाँ पे बेस इन्होंने हॉरिजॉन्टल रख दिया, और कुछ भी नहीं है, बस घुमा के बना हुआ डायग्राम। ध्यान से देखोगे, इसी को घुमा के देखोगे तो यही दिखेगा। समझ में आ रही बच्चों ये वाली बातें सारी? क्लियर है? अच्छा, बिल्कुल सही बात है राहुल, वहीं आ रहे हैं आप, जो बोल रहे हो वहीं पर आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्यार व्यार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? भाई एक काम करो, प्यार मुझे भी दे रहे हो या तुम आपस में ही मतलब बांट रहे हो सारा प्यार, है ना? मुझे भी दिखाना भाई, ठीक है। हम भी है भाई, ऐसी क्या बात हो गई यार, तुम अकेले अकेले ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। मतलब वैसे मुझे वो एक किस्सा याद है। कभी भी क्लास में तुमने देखा होगा ना, कभी भी क्या होता है, अगर दो बच्चे बैठ के बातें कर रहे हैं, या भैया मतलब एक बच्चा बैठ के हंस रहा है, ठीक है, और टीचर उसको देख ले हंसते हुए, तो व्हाट इज द डायलॉग ऑफ द टीचर? फर्स्ट डायलॉग ऑफ द टीचर तुम्हारे हिसाब से पहला डायलॉग क्या होता है? अगर एक बच्चा बैठ के हंस रहा है या दो बच्चे बैठ के हंस रहे हैं आपस में, तो जो डायलॉग होता है टीचर का वो क्या होता है? हाँ भाई खड़े हो जाओ, अरे भाई जोक हमको भी सुनाओ, पूरी क्लास को भी सुनाओ, अकेले अकेले हंस लोगे क्या? तो इससे मुझे वही वाली बात याद आई कि जसारा प्यार मोहब्बत खुद ही कर लोगे, हमें ना दोगे कुछ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जितनी बातें मैंने बताई हैं उसके हिसाब से देखो, ध्यान से रखना, ये वाली बात बहुत काम की है। एमिटर जो होता है, इट इज द पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर विच एमिट्स द मेजॉरिटी ऑफ कैरियर्स टुवर्ड्स द बेस। अभी ये सब क्या है, हम लोग एक तरीके से प्रीफेस गा रहे हैं, ठीक है, ये सब प्रीफेस चल रहा है। इसके बाद आने वाला है बस एक चीज आएगी, बस खटाक से, अरे वाह खत्म हो गया, ट्रांजिस्टर्स का ये यूज होता है, ठीक है। फिर हम सवाल कर लेंगे इसके थोड़े से, ठीक है, और थोड़ी सी और प्रैक्टिस हम स्पेशल क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो इट इज द पार्ट ऑफ अ ट्रांजिस्टर विच एमिट्स द मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स टुवर्ड्स बेस। कहानी भी आ रही है इसके अंदर। हाईली डोप्ड होता है ये, और साइज इसका मीडियम होता है, बहुत बड़ा नहीं होता। एमिटर जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, पर डोप्ड बहुत हाईली होता है। इसमें अगर वो पी टाइप है तो होल्स भर भर के होते हैं, और अगर एन टाइप है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भर भर के होते हैं,
ठीक है। दूसरी बात, इट इज द मिडिल पार्ट। बेस क्या चीज है? बेस वो बीच वाला पार्ट, ठीक है। तो बेस जो होता है वो बीच वाला पार्ट होता है। यहां पे बना देता हूं मैं आपके लिए। तो एक्चुअली देखा जाए तो एमीटर तो छोटा होता है, बेस बहुत ही पतला होता है, ठीक है। इनफैक्ट देखो मैं सही बात बताऊं ना, ये कुल मिला के चीज ही बहुत छोटी होती है, कुछ 100 माइक्रोन्स के आसपास का साइज होता है कुल मिला के इसका, ठीक है। जिसमें से ये तो बेचारा 1-2 माइक्रोन होता है, बस इतना पतला सा होता है। अच्छा, ये हो गया एमीटर, ये हो गया बेस, और यहां आ गया कलेक्टर। अच्छा, बेस जो होता है वो बहुत स्केर्सली या बहुत लाइटली डोप्ड होता है और वेरी थिन लेयर होती है, ठीक है। जो एमिटर और कलेक्टर के बीच, जो बीच वाला है जरूरी। अच्छा ये बताओ, बेस जो है वो P है या N है? बेस जो है वो P है या N है? जल्दी से बता दो। वो बेस P है या N है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है कौन सा ट्रांजिस्टर है। जो बीच वाला है वो बेस है, ठीक है। इधर उधर वाले एमिटर कलेक्टर है। जो एमिटर होता है वो हाईली डोप्ड होता है, कलेक्टर जो होता है वो मॉडरेट डोपिंग होती है उसमें। इसमें सबसे हाई डोपिंग यहां पे होती है, यहां पे मॉडरेट होती है, और ये बहुत स्केर्सली डोप्ड होता है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, ये यहां से चार्ज कैरियर छोड़ने होते हैं, थोड़े से ये कैच करता है, थोड़े से वो कैच करता है, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज कलेक्टर, ठीक है। और यहां से जो चार्ज वो जो चार्ज कैरियर जाते हैं वो घूम फिर के आते हैं और उसी की वजह से करंट दौड़ता है और उसी को हम लोग यूज करते हैं। तो एमिटर जो होता है वो एक्चुअली बहुत सारे चार्ज कैरियर्स फेंकता है, थोड़े से बेस कैच करता है, बाकी जो बच्चे कुछ हैं वो कलेक्टर कैच करता है। दैट इज व्हाई द कलेक्टर इज कॉल्ड कलेक्टर, कलेक्ट क्योंकि वो कलेक्ट कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई द एमिटर इज नोन एज एमिटर क्योंकि वो चार्ज कैरियर्स को एमिट कर रहा है, ठीक है। एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, ठीक है। इसका साइज छोटा होता है पर हाईली डोप्ड होता है। इसका साइज बहुत छोटा होता है और ये बहुत लाइटली डोप्ड होता है, थिन भी है। मतलब बेस तो बेचारा गरीब है, एक तो साइज नहीं है, ऊपर से डोपिंग भी ढंग की नहीं है, फ्री चार्ज कैरियर्स भी नहीं है। मतलब ये तो यार बेस फॉर बी फॉर भिखारी, ठीक है। अब सी क्या है? सी इज कलेक्टर, ठीक है। ये साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। बारिश हो रही है, खूब बड़ा साइज है, और हालांकि ये उतना हाईली डोप्ड नहीं होता है, ये मॉडरेटली डोप्ड होता है, लेकिन फिर भी ये चार्ज कैरियर जो भी बेस जो चार्ज कैरियर्स को कैच नहीं कर पाता वो कलेक्टर के पास आ जाते हैं। सच्चाई ये है कि अगर यहां से 1 एम्पियर मान लो करंट गया, या अगर 100 चार्ज कैरियर्स गए इधर से, तो ये बेचारा बेस इतना गरीब होता है, इसके पास रखने को भी सामान नहीं, बहुत सारा पैसे दे दो तो बिखर जाएंगे इसके। तो यहाँ पे बहुत सारा चार्ज कैरियर्स आते हैं, तो इसके ये सिर्फ 5% चार्ज कैरियर्स को एब्जॉर्ब कर पाता है, बाकी सारे कलेक्टर के पास चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये है कि अब यहां पे आता है वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर्स। हाउ डज इट वर्क? तो वर्किंग देख लेते हैं। एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। एमिटर बेस जंक्शन जो होता है ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है, और बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस्ड होता है, ठीक है। शुरू में बोल दिया था। टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ ट्रांजिस्टर, ये हम रखते हैं यहां पर। इट इज कॉल्ड एक्टिव। जब ऐसा होता है तो इसे एक्टिव स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज सर्किट एंड सिंबल रिप्रेजेंटेड, ठीक है। सर्किट ऐसा होता है, सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। अब यहां पे क्या है? अब देखो सिंपल सी बात है। करना कि हम क्या चाह रहे हैं कि हम लोग इधर से एक इनपुट देना चाह रहे हैं और उधर से बड़ा आउटपुट बाहर आ जाए, इस तरीके का कुछ हो रहा है, समथिंग लाइक अ ट्रांसफार्मर और समथिंग, कि इधर से छोटा इनपुट डाला, उधर से बड़ा आउटपुट बाहर आ गया। ऐसी कोई भी अगर आप चीज करोगे कि अगर आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 2 टर्मिनल तो इनपुट डालने के लिए चाहिए और 2 टर्मिनल आउटपुट निकालने के लिए चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे 1 2 3 4 आउटपुट चाहिए, 4 टर्मिनल चाहिए। दिक्कत यह है कि हमारे जितने भी एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर्स हैं उनके तो 3 ही टर्मिनल होते हैं, टिंग टिंग टिंग, एक बेस एक एमिटर एक कलेक्टर, 3 ही होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर हमें 4 आउटपुट 4 टर्मिनल चाहिए तो 1 टर्मिनल हमको कॉमन रखना पड़ता है, ठीक है। तो जो जनरल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, जैसे यहां पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो बेस को ही हमने एमिटर से भी कनेक्ट कर रखा है, बेस को ही कलेक्टर से भी कनेक्ट कर रखा है। एमिटर और कलेक्टर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो हम यहां पे बेस को एज अ कॉमन मतलब टर्मिनल यूज कर रहे हैं, और इस कॉन्फ़िगरेशन को प्यार से कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गई वाली बात? अच्छा, अब क्या होता है कि यहां पर देखो, ये एमिटर बेस जंक्शन है, ये कलेक्टर बेस जंक्शन है। समझना, हमें क्या चाहिए था? हमें यह चाहिए था कि भाई ये होना चाहिए फॉरवर्ड बायस्ड।
फॉरवर्ड बायस्ड होने के लिए ये P है, ये N है, तो यानी कि यहां पे हायर पोटेंशियल और यहां पे लोअर पोटेंशियल ऐसे कनेक्ट कर दिया बैटरी से। और ये होना चाहिए रिवर्स बायस्ड, कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हमने ऐसे कर दिया रिवर्स बायस, तो N को कर दिया हायर पोटेंशियल से कनेक्ट और P को कर दिया लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट, और इनको आपस में कनेक्ट कर डाला। जैसे ही हमने इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया, अब क्या हुआ, कनेक्ट करते के साथ ही अब समझना क्या होता है। देखो, इसको अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाना चाहूं, एक मिनट को एक कोशिश करता हूं छोटी सी, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, तो यहां पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर मान लो कि ये मैंने बनाया एक ट्रांजिस्टर, ये बड़ा सा बना दिया मैंने, ट्रांजिस्टर बड़ा सा बनाया ताकि समझ में आए कुछ। ठीक है, ये बन गया एमीटर, बेस थोड़ा चौड़ा बना रहा हूं, इतना चौड़ा होता नहीं है, तो ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है ना। ऑफ कोर्स जैसे ही मैंने यहां पे एमीटर बनाया तो यहां पे इसकी डिप्लीशन लेयर है, ठीक है, और इसकी भी डिप्लीशन लेयर है, ध्यान से सुनते जाना अब। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने कहा कि भाई ये अगर एनपीएन की ही बात कर रहे हैं हम लोग, चलो एनपीएन है ये, तो ये जो डिप्लीशन लेयर होती है यहां पे हमने कनेक्शन कैसे किए, हमने कनेक्शन ऐसे किए, ये पी था, इसको फॉरवर्ड बायस रखना था तो ये लो, और ये कनेक्ट कर दिया इस जगह, और ये एन है, इसको रिवर्स बायस रखना है तो यहां पे क्या किया, यहां पे ऐसा कुछ कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ये कनेक्शन किए तो उसकी वजह से आपको याद होगा कि वैसे यहां पे जनरली क्या होता है, अब ये फॉरवर्ड बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस करते के साथ ही क्या आपको याद आ रहा है, डिप्लीशन लेयर पतली हो जाती है, डिप्लीशन लेयर पतली हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस जो बैरियर पोटेंशियल है वो कम हो जाता है, और उस वजह से होगा क्या, उस वजह से यहां पर ये होगा कि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो बेसिकली, जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये होती है कि पी में से, एन में से पी में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, और ये हायर पोटेंशियल हो जाता है, ये लोअर पोटेंशियल हो जाता है, सॉरी ये एन में से इसमें इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। हाँ, तो यहां पर ये हो गया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो लगाई है, हाँ, तो ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली ऐसे होती, ठीक है, लेकिन हमने यहां पे हायर पोटेंशियल लगा दिया। हायर पोटेंशियल लगाने की वजह से एक्सटर्नल पोटेंशियल जैसे ही मैंने हायर लगाया तो वो ऐसे आया उल्टा, तो वो क्या करता है कि वो यहां से इलेक्ट्रॉन्स को कूदाना शुरू कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहां से वहां कूदना शुरू कर देते हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है भर भर के, यहां बहुत इलेक्ट्रॉन्स है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन यहां भरे पड़े हैं। ठीक है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, यहां पे खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं। ये होल है, ये पी टाइप है, इसमें थोड़े से होल हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़े से होल है, और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं पर उतने नहीं है जितने यहां हैं, क्योंकि ये हाईली डोप्ड था और ये मॉडरेटली डोप्ड है, और ये तो बहुत ही स्कार्सली डोप्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते क्या होता है, अच्छा एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दूसरा एक काम और होता है, और वो ये है कि इससे हमने कर रखा है रिवर्स बायस। अगर हमने इसे रिवर्स बायस कर रखा है तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती वो इधर की तरफ होती, और इनफैक्ट जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो भी इसी की तरह इधर इसी डायरेक्शन में आई है, तो उस वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अब समझना होता क्या है, होता यह है कि जैसे ही अब हमने यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की आवाजाही मतलब इलेक्ट्रॉन्स जाने लग गए, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो गई, ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, तो एन से पी में इलेक्ट्रॉन जाने लग गए, और ये हाईली डोप्ड था तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से कूद कूद के पहुंचे, चलो 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 चलो, पर ये जो थे उनमें से थोड़े से इलेक्ट्रॉन, इनफैक्ट लेस देन 5% इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन वाले होल से मिल जाते हैं। होल्स थे ही नहीं ना यहाँ पे, ये बहुत ही स्कैर्सली डोप्ड था, तो होल्स थे ही नहीं, बहुत कम होल्स थे, जो थोड़े से होल्स थे उनसे ये मिल जाते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। बेसिकली हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन नीचे आए तो करंट यहाँ पे ऊपर चला गया, जिसे हम लोग बेस करंट बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नीचे आए, इलेक्ट्रॉन यहाँ घुसे तो यहां से थोड़े से यहां से बाहर निकले, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन, इनफैक्ट ग्रेटर देन 95% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इधर आए। इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उधर तो बेसिकली करंट जा रहा है इधर, इसे हमने कहा कलेक्टर करंट। ठीक है, अच्छा यहां से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के जाते जा रहे हैं, वो तो इसके इनके बॉन्ड टूटते जा रहे हैं, नए इलेक्ट्रॉन पैदा होते जा रहे हैं, डोपिंग हाई है, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स उधर जा रहे हैं, इसका मतलब यहां पे करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जिधर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है।
तो करंट कहां से, करंट यहां से निकला, ठीक है, वो यहां से गया, थोड़ा यहां घुस गया, थोड़ा यहां घुस गया, ठीक है, ये हो गया एनपीएन में। पीएनपी में होता तो बस इतना सा होता है कि सारे जितने मैंने एरोज बनाए हैं वो उल्टे बनते, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए एनपीएन है, और ऑलमोस्ट आप जितनी भी किताबें देखोगे हर किताब में हर जगह पे एनपीएन को ही समझा रखा होता है, इसीलिए मैं कंफ्यूज ना करने के लिए मैंने पीएनपी नहीं बताया, मैंने भी एनपीएन ही बताया है, ठीक है। इस तरीके से चार्ज लगातार इसके अंदर फ्लो करता रहता है। अब अगर आप यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देख सकते हो, अच्छा ये जो करंट है ये कहलाता है ये एमिटर करंट, ठीक है, ये जो करंट है ये कहलाता है एमिटर करंट। एमिटर यहां से, एमिटर करंट यहां से निकला, इसमें भी बढ़ गया, इसमें बढ़ गया, यहां से मेरे ख्याल से आपको एक एक्सप्रेशन समझ में आएगा, आई बी की वैल्यू, सॉरी अरे मिट जाओ, हाँ, आई ई की जो वैल्यू है वो आई बी प्लस आई सी के बराबर आ जाएगी। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूं ये सारी की सारी लिखी हुई हैं, अभी आपके सामने नजर आएंगी, लेकिन यहां तक सबको ये वाला डायग्राम समझ में आ गया क्या? और आप ध्यान से ये वाली बात समझो, आई बी जो होगा वो आईसी से बहुत छोटा है। इनफैक्ट मैं यहां लिख सकता हूं आई बी की जो वैल्यू है इट इज लेस देन 5% ऑफ आई ई। इनफैक्ट एंड आई सी जो है इट इज ग्रेटर देन 95% ऑफ आई ई, ठीक है। तो मतलब यहां से जो करंट निकला उसका ज्यादातर हिस्सा यहां ये खाता है, इसमें बस यही फायदा है, समझो इस बात को। बेसिकली ये बेस नहीं किया गया पहले, अगर ये सब हमने सर्किट नहीं लगाए होते तो क्या होता, अगर हमने ये सर्किट्स नहीं लगाए होते तो क्या होता, अगर हमने सर्किट्स नहीं लगाए होते तो क्या होता, ये सब अपने आराम से पड़े रहते। लेकिन ये करंट फ्लो करना होना शुरू कब हुआ, जैसे ही हमने यहां पे थोड़ी सी यहां पे आग लगाई, यहां पे अगर थोड़ा सा भी करंट यहां पे पैदा चलना शुरू हुआ, अगर यहां पे थोड़ा करंट जाएगा तो वहां ज्यादा करंट जाएगा, मुद्दे की बात यह है, ठीक है। कुछ भी हमने सेटलमेंट किया पर यहां जो करंट जाएगा, अगर यहां छोटा सा करंट गया है तो वहां बहुत बड़ा करंट गया है, एंड दैट इज द एक्चुअल रीजन जिसकी वजह से मैंने शुरू में बताया था कि ये स्विच की तरह काम करता है, ठीक है। ये यहां पे अगर छोटा सा करंट ऑन हो जाए, ये छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, छोटा सा करंट दौड़ने लग गया, ये करंट छोटा दौड़ता है, वहां पे बड़ा बड़ा करंट दौड़ता है, तो इट इज एज इफ कि कोई बहुत बड़ा सर्किट था उसमें छोटा सा स्विच था। तो इस तरीके से जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो वर्क करते हैं। ट्रांजिस्टर्स में क्या होता है, यहाँ पर एमिटर है, फिर बेस है और फिर कलेक्टर है। एमिटर से यहाँ से करंट निकला, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले, थोड़े से इन होल्स ने कैच कर लिया, सिर्फ 5% या उससे कम इलेक्ट्रॉन्स को कैच कर लिया, बाकी 95% यहाँ पे चले गए, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमे तो बेसिकली करंट ऐसे चला गया, यहाँ से करंट आया आई ई एमिटर करंट, उसमें से कुछ करंट गया बेस में और ज्यादातर करंट चला जाता है इसके कलेक्टर के अंदर, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई सबके? चलिए चलिए चलिए, ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, वापस यहीं आ जाते हैं जहां से हम लोग रवाना हुए थे। और अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो यहाँ इसके बाद क्या होता है बच्चों, द एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। ये वाली सारी बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। यही वाला डायग्राम अगर आप ध्यान से देखो तो अभी जो ये जो बना हुआ है यही वाला डायग्राम मैंने बनाया था, और यही चीज यहाँ पर दूसरे तरीके से इन्होंने सिंबल्स के फॉर्म में यहाँ पे इन्होंने बना रखी है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर्स। एग्जैक्टली जो मैंने कहा वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी पढ़ लेते हैं। इन एक्टिव स्टेट क्या होता है, इन एक्टिव स्टेट एनपीएन ट्रांजिस्टर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स इन एमिटर आर सेंट टुवर्ड्स बेस। तो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेस की तरफ जाते हैं। बैरियर ऑफ एमिटेड बेस जंक्शन इज रिड्यूस्ड, सही बात है, यहाँ वाला जो बैरियर था वो रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। यहाँ वाला बैरियर जो है वो या डिप्लीशन लेयर जो है वो बड़ी हो जाती है बिकॉज ऑफ रिवर्स बायसिंग, ठीक है। बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड बायस देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू द बेस, तो आराम से अंदर एंटर कर जाते हैं। अबाउट 5% ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन विद होल्स, ठीक है, इन द बेस रीजन एंड रिजल्टिंग अ वेरी स्मॉल आईबी यानी कि बेस करंट, ठीक है। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स 95% के आसपास के जो होते हैं वो एंटर कर जाते हैं कलेक्टर के अंदर, और जिसकी वजह से वो, अच्छा वहां पे क्या है, एक बात और है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्स बायसिंग है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स और बढ़िया से फटाक से, बिल्कुल जैसे ऐसा होता है जैसे कलेक्टर जो होता है वो एकदम से इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एंड दैट्स द नेम बिकॉज वो एकदम से कलेक्ट करता जाता है इलेक्ट्रॉन्स को, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द कलेक्टर, ठीक है बच्चों। अच्छा, इस बात क्या हुआ कि यहाँ पे टुवर्ड्स, ठीक है, बिकॉज दीज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी रिजल्ट्स इन द कलेक्टर करंट, ठीक है। बेस करंट इज द डिफरेंस बिटवीन ये आई ई और आई सी, सही बात है। यहां से आई ई आया, उधर आई बी गया और आई सी गया,
तो जो बेस करंट है वो IE में से IC घटा दोगे तो IB मिल जाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली यही डायग्राम मैंने अभी बनाया था, ठीक है। अच्छा, प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि IB और IC जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज्यादा होगा IB उतना ज्यादा होगा IC, उतना ही ज्यादा होगा IE, ठीक है ना। तो यहीं पे ये वाली बात आ जाती है, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको। वी ऑल्सो सी IE इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IC, क्योंकि IB जो है वो बहुत छोटा है, 0.05 टाइम्स या 5% होता है ये IE का। एमिटर करंट का सिर्फ 5% होता है IB, 5% है उससे छोटा, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं। और ऑलमोस्ट 95% जितना तो IC में ही चला जाता है। तो IE और IC, एमिटर करंट और कलेक्टर करंट, आपस में ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगली बात, आगे बढ़ते हैं। वर्किंग वही उसी वर्किंग को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सेम चीजें दोबारा बस दूसरे शब्दों में घुमा घुमा के लिखी हुई हैं कि व्हेन एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड होल्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हो तो जो मेजॉरिटी चार्ज कर रहे थे वो होल्स के वो यहाँ पे उल्टा कर देते हैं। बेसिकली ये फिर NPN के लिए लिखा हुआ है, ये PNP के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो वर्किंग ऑफ PNP में क्या होता है, PNP के अंदर बन जाता है ये PNP ट्रांजिस्टर्स के अंदर क्या हो जाता है कि मेजॉरिटी जो है वो होल्स हैं। सेम चीज है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये यहाँ पर ये जो डायग्राम्स हैं ये NPN के लिए बताया हुआ है। PNP में सारे एरो उल्टे हो जाते हैं बस। अभी हम ये कह रहे थे इलेक्ट्रॉन्स उधर जा रहे हैं, तो बाद में या तो कह लो कि इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, या आप ये कह सकते हो कि होल्स उधर जा रहे हैं, ठीक है। वो होल्स उधर जा रहे हैं, वो वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अगेन सेम चीज है, लेकिन मुद्दे की बात यहां पर यही है कि IE की वैल्यू IB प्लस IC के बराबर होती है। IB ऑलमोस्ट 5% होता है IE का, और IC ऑलमोस्ट 5% होता है 95% होता है IE का, ठीक है। अच्छा, ये वही वर्किंग चले जा रही है। ये वही वाला आ गया, ये PNP आ गया। ये एक्चुअली ये हेडिंग जो है ये दोनों टाइम सेम ही रहेगा। ये PNP की अब बात कर रहे हैं, ठीक है। तो PNP वही वाला आ गया, ठीक है। ये NPN के लिए लिखा था और ये डायग्राम्स बन गए PNP के लिए, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझे 2 इनपुट चाहिए और मतलब एक इनपुट वोल्टेज चाहिए, एक आउटपुट वोल्टेज चाहिए, तो यहाँ पे 4 टर्मिनल होने चाहिए। लेकिन हमारा जो प्यारा सा ट्रांजिस्टर है उसमें 3 ही टर्मिनल होते हैं, और उसमें 3 ही टर्मिनल है, तो एक टर्मिनल को दोबारा यूज करना पड़ेगा। इसीलिए हम उसको कॉमन बेस या कॉमन एमिटर या कॉमन कलेक्टर के नाम से या बोलते हैं, ठीक है। अभी उसके डायग्राम से बता रहा हूँ क्या क्या यूजेस होते हैं, टेबल बता रहा हूँ उसकी पूरी, लेकिन समझ लीजिए कॉमन बेस में क्या होगा, मतलब बेस को है। जैसे अगर मोटा मोटा देखें तो ये अगर ये आया, मान लो ये बन गया अपना एमिटर। चलो जल्दी से मुझे बताओ ये कौन सा है, PNP है या NPN है? ये बताओ इसको देख के। ये एरो मैंने यहाँ बना दिया, ये PNP है या NPN है? पहली बात तो एमिटर कलेक्टर कौन कौन से हैं? ऊपर वाला एमिटर है या नीचे वाला एमिटर है? जिस पे एरो होता है वो वाला एमिटर होता है, और एमिटर फॉरवर्ड बायस्ड होता है, मतलब ये P है, ये N है और ये N है। तो ये NPN ट्रांजिस्टर बनाया है मैंने, ठीक है। एरो बाहर की तरफ है तो NPN है, एरो अंदर की तरफ है तो PNP है, ठीक है। मतलब वैसे मजाक वाली बात है, लेकिन याद रखने को आप ऐसे रख सकते हो कि भाई अगर जब P गया, अगर एरो अंदर जा रहा है तो P गया तो अंदर, और नहीं पिया तो बाहर। लेकिन ये देखो कई बार ऐसा होता है कि बहुत एब्सर्ड चीजें जब होती है ना तो ये चीजें याद रह जाती हैं, ठीक है। वैसे तो आप हमेशा कह सकते हो P से N की तरफ एरो होता है, करंट हमेशा P से N दौड़ता है। तो अगर जिस लाइन पे आपने बनाया है वो एमिटर वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, अब करंट इधर है तो ये P है वो N है, तो ये NPN है। अगर यहीं पे अगर मैं इसको ऐसे बनाता तो ये N है, सॉरी फिर उल्टा हो जाता। उस केस में क्या होता कि भाई जहां से करंट जा रहा है वो ये बन जाता P, ये बन जाता N, ये हो जाता P, तो ये PNP हो जाता, ठीक है। तो ये PNP है और ये NPN है। नहीं पिया बाहर गया, पिया तो अंदर गया, ठीक है। सिंपल सी बात है, नहीं पिया, N फॉर नहीं पिया तो NPN, और P फॉर पिया तो PNP। एनीवेज ऐसे आप याद रख सकते हो, नहीं याद रखते हो तो नॉर्मल तो तरीका है, वो सदा को पता होना ही चाहिए, ठीक है। अब जैसे अगर इस वाली लाइन को मैं इससे भी कनेक्ट कर दूं और इससे भी कनेक्ट कर दूं विद अप्रोप्रिएट बैटरी व्हाटएवर, तो यहां पे बेस कॉमन हो गया, ठीक है। करने को हम एमिटर को भी कॉमन कर सकते हैं, इसको यहां पे कनेक्ट किया और इसी को यहां पे कनेक्ट कर दिया, मतलब यहां पे जो भी बैटरी जो भी लगनी है वो लग गई, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, ये एमिटर कॉमन हो गया, ये कॉमन एमिटर हो गया, ये कॉमन बेस हो गया। अभी तक हम जो देखते जा रहे हैं वो सब कॉमन बेस है, ठीक है। लेकिन एक बात जान लो कि कॉमन एमिटर जो है वो सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है,
ठीक है, ये एम्पलीफायर की तरह या ऑसिलेटर की तरह या स्विच की तरह जो यूजेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन बेस के लिए होते हैं, सॉरी कॉमन एमिटर के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन बेस हो गया, वो कॉमन एमिटर बन गया। ऐसे ही कॉमन कलेक्टर भी आता है। कॉमन कलेक्टर तो बहुत रेयरली यूज होता है, लिखा भी हुआ है, कॉमन कलेक्टर इज रेयरली यूज्ड। ठीक है, अब ये होता है कॉमन एमिटर का ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कॉमन एमिटर का मतलब हो गया ये हो गया आपका ट्रांजिस्टर। ठीक है, उसमें एमिटर इधर भी कनेक्ट कर दिया, एमिटर इधर भी कनेक्ट कर दिया। कौन सा है ये? एरो बाहर है, एरो बाहर है मतलब नहीं पिया, इसका मतलब एनपीएन है, ये एनपीएन है। एनपीएन है तो ये तो फॉरवर्ड बायस्ड होगा। बेस एमिटर जो होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड होता है। तो बेस एमिटर अगर फॉरवर्ड बायस्ड है इसका मतलब ये है एन पी और एन, तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल आएगा और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल आएगा, ये वेरिएबल हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक्चुअली आप ऐसे कह सकते हो कि भाई ये इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहे थे। इनफैक्ट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पहले नापा जा सकता है, बाद में ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस नापा जा सकता है। ये एक तरीके से इनपुट हो जाएगा, वो एक तरीके से आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, जो करंट जाएगा, करंट के बारे में हम क्या कह सकते हैं? वही यहाँ वाला करंट I1 मतलब आई जो अंदर घुसा वो करंट, ये वाला आई इनपुट, और वो वाला जो करंट निकला वहाँ जो करंट दौड़ेगा वो आई आउटपुट। R1 में करंट गया आई इनपुट, R2 में करंट गया आई आउटपुट। ठीक है, और इन दोनों R1 और R2 का जो रेशियो होता है उसे हम लोग करंट गेन के नाम से जानते हैं, उसको अल्फा बीटा या गामा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो करंट है ये कौन सा है? ये कलेक्टर करंट हो जाएगा। ठीक है, ये कलेक्टर में जो करंट जा रहा है, ठीक है, यहाँ जो करंट है वो कौन सा है? वो बेस करंट हो जाएगा। तो यानी कि यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि जो आउटपुट आया वो IC अपॉन IB आया। करंट गेन जो आया, आउटपुट नहीं, करंट गेन जो आया वो IC अपॉन IB आया। ऐसे ही अलग अलग तरीके के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। ठीक है, जैसे कॉमन बेस है, ये मैंने एक एग्जांपल बताया था कॉमन एमिटर वाला। फिर कॉमन एमिटर है, कॉमन कलेक्टर है, ये सबसे कम यूज है, ये सबसे वाइडली यूज है। किताबों में समझाने के लिए सबसे पहले हम कॉमन बेस यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। हम कॉमन बेस की बात कर रहे हैं जो हमने शुरू में बताया था। ठीक है, कौन सा ट्रांजिस्टर है ये नहीं पिया ना, ये अंदर घुस गया वापस, तो नहीं पिया, NPN है ये। ठीक है, इसमें बाहर निकल रहा है, सॉरी इसमें तो अंदर घुस गया, तो ये PNP है, यहाँ बाहर निकल रहा है तो ये NPN है। यहाँ पे कौन सा है? जो भी है सारे अपने को यहाँ पे जो एरोज हैं वो आपको दिखा रखे हैं, उससे हम लोग टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर पता कर लेते हैं। पर एक्चुअली उसे NPN और PNP में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, अब तो बस ट्रांजिस्टर बन गया, सिंपल सी बात है। इनपुट सर्किट जो ये हो गया इनपुट सर्किट, ये हो गया आउटपुट सर्किट। ऐसे यहाँ पे ये हो गया इनपुट और ये आउटपुट है, यहाँ पे ये इनपुट है और वो आउटपुट है। ठीक है, ये जो इनपुट सर्किट है इसमें IE तो हो गया अंदर वाला करंट और IC हो गया बाहर वाला करंट, मतलब बाद वाला करंट। तो उसका जो रेशियो होता है वो यहाँ पे जो करंट गेन है उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो IC बाय IE हो जाता है। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद यहाँ जब आते हैं, कहाँ गया, सॉरी, यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पे ये IC अपॉन IB, IC बाय IB जो है वो बीटा हो गया करंट गेन। ठीक है, और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं IE बाय IB, IE बाय IB बन गया गामा, वो भी करंट गेन हो गया। लेकिन ये कॉमन कलेक्टर वाला करंट गेन है, ये कॉमन एमिटर वाला है और ये कॉमन बेस वाला है। अगर हम वैल्यूज की बात करें तो अगर आपको याद आ रहा हो बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं कि IE की जो वैल्यू थी वो IB प्लस IC के बराबर थी, जिसमें हमें यह पता है कि IB जो होता है वो बहुत छोटा है IE से, इनफैक्ट काफी छोटा है। ठीक है, और वो एक्चुअली काफी छोटा IC से भी है। तो अगर मैं यहाँ पे लेकिन IE और IC में से बड़ा कौन है? IE जो है वो IC से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, IC इज 95% ऑफ IE। तो अगर मैं कहूँ ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे IC बाय IE की वैल्यू कितनी आएगी? IC अपॉन IE की वैल्यू कितनी आएगी? तो IC इज 0.95 अप्रोक्सीमेटली ऑफ IE। तो IC बाय IB ऑलमोस्ट जो है ये 0.95 के आसपास आता है, जो लेस देन 1 है, बिल्कुल सही बात। लेकिन जैसे मैंने IC बाय IB की बात करी, तो IC बाय IB की अगर मैं बात करूं, IC और IB, तो IC बहुत बड़ा है IB से, ये 5% है IE का, वो 95% है IE का, यानी कि ये एक्चुअली 1 से काफी बड़ा होता है। ठीक है, वो 0.95 अपॉन 0.05 बोल सकते हैं हम इसको। IC क्या है? IC इज 0.95 IE और IB क्या है? वो है 0.05 IC। दोनों को डिवाइड कर दो तो वो 95 अपॉन 5 बन जाएगा बेसिकली। ठीक है, वो करीब करीब 20 गुना 19 गुना बड़ा होता है। ठीक है, 19 टाइम्स। तो ये जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है ये 19 होती है, 19।
ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहां आ जाता हूं आई और आई बी, तो आई जो है वो आई बी का कितना गुना होता है, हम ये कह सकते हैं कि आई बी इज 0.05 टाइम्स आई ई, तो आई इज 0.05 टाइम्स आई बी, सॉरी नहीं उल्टा लिखेंगे इसको, 1/0.05 आएगा ये, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां आएगा ये आ जाएगा 1/0.05। ऑब्वियसली ये जो नंबर है ये 1 से काफी बड़ा आएगा, कितना आएगा, 20 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 20 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा इसीलिए अच्छा जो रेजिस्टेंस की बात हो रही थी, अब यहाँ पे करंट कम जा रहा है, वहां करंट जा रहा है, ठीक है, यहाँ करंट कम जा रहा है, वहां जा रहा है, तो अगर करंट इस तरीके से वेरी करता है, कॉमन बेस को हम लोग यूज ज्यादा नहीं करते, हम लोग इन दोनों को यूज करते हैं, इनमें से भी सबसे ज्यादा यूज ये वाला होता है, ये भी बहुत कम कभी यूज होता है। ये यूज क्यों होता है, क्योंकि जो यहाँ पे जो ये आ रहा है आपका करंट गेन आ रहा है वो 19 टाइम्स आ रहा है, अच्छा खासा करंट गेन आ रहा है, ठीक है, तो उसको अगर आप यहाँ पे यूज करते हो तो जो ये रेजिस्टेंस आता है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर आप रेजिस्टेंसेस की बात करते हो तो रेजिस्टेंसेस अच्छे खासे रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पोटेंशियल ड्रॉप बहुत ज्यादा आता है, तो यहाँ पे इसको एज एन एम्पलीफायर जब आप यूज करते हो तो कैपेसिटर वाले सर्किट को ही करते हैं। तो अल्फा और बीटा में और रिलेशंस क्या है, अब जो स्पेशल क्लास के अंदर मैं जो क्लास लूंगा एक, उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशंस किस तरीके से निकाले जाते हैं, सॉरी रिलेशंस तो ये हैं, उनको क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं। बहुत कम कभी कभी इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके सामने, ट्रांजिस्टर के सामने, बोर्ड से तो ये हट ही गया है, लेकिन जेई मेंस में और नीट में इसके क्वेश्चंस आए पूछ सकते हैं वो कि आई ई दे दिया, आई बी दे दिया, आई सी दे दिया, तो उसके जो क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के सवाल आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। एक स्पेशल क्लास ले लेंगे अलग से अपन प्रैक्टिस सेक्शन की, उसके अंदर बताऊंगा, ठीक है। वैसे एक बहुत सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी तो हमेशा ही ट्रू है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे आई सी से डिवाइड कर दिया, ठीक है, प्लीज नोट अल्फा कब था, अल्फा की वैल्यू है आई सी बाई आई ई, बीटा की वैल्यू है आई सी बाई आई बी, गामा की वैल्यू है आई ई बाई आई बी, ठीक है। तो अगर मैंने इसको जबरदस्ती आई सी से डिवाइड कर दिया, आई सी से डिवाइड करते ये आ जाएगा, और यहां पे अल्फा और बीटा की वैल्यू डालेंगे, ये आएगा, अल्फा और बीटा के बीच में एक्सप्रेशन बन जाएगा ये वाला, ठीक है, बीटा इज अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा या अल्फा इज बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, चाहो तो आप इसे याद रख सकते हो, वैसे याद रखने से अच्छा 2 बार डिराइव कर लो, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे अगर मैं आई बी से डिवाइड करता है तो ये आता है एक्सप्रेशन, और आई ई बाई आई बी तो गामा होता है, और आई सी बाई आई बी बीटा होता है, तो एक्सप्रेशन आ गया गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। और तीसरी बात यहां पे ये है कि अगर मैं इसी को यहीं पे गामा की वैल्यू 1 प्लस बीटा लिख देता, तो यहां पे उसको और फर्दर जो सॉल्व कर सकते थे, बेसिकली वो यही वाले, ये अब इन्हीं दोनों को डिवाइड तो कर चुके हैं, तो यही ये एक एक्सप्रेशन वो वाला है, एक एक्सप्रेशन ये वाला है, मुझे अल्फा और गामा में रिलेशन चाहिए, तो बीटा को यहां से बीटा निकालो, यहां डाल दो, तो यहां से बीटा डाला, निकाला अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पे 1 प्लस बीटा, तो बीटा की वैल्यू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा डाल दी, 1 माइनस अल्फा डाल दी, सॉल्व किया तो हमें ये पता चला कि क्या आया, ये डॉट क्यों लिखा हुआ है, डॉट तो नहीं आएगा यहाँ पे, अच्छा ठीक है, गामा की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा आ जाएगी, और अल्फा इंटू गामा की वैल्यू बीटा के बराबर आ जाती है, ठीक है, तो अल्फा इंटू गामा बीटा के बराबर है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपके काम आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा एज एन एम्पलीफायर हम कैसे यूज करते हैं ट्रांजिस्टर्स को, वो क्या हो, माइक के अंदर ऐसा क्या होता है, तो माइक के अंदर क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो एक सिग्नल जनरेट होता है, वो सिग्नल या जो पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा जनरेट हुआ, वो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दे देगा। ये कॉमन एमिटर सर्किट है, ठीक है, प्लीज नोट क्या है ये, कॉमन एमिटर सर्किट है ये, ठीक है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, और एनपीएन ट्रांजिस्टर बना हुआ है। इसमें क्या हुआ, ये तो है सिग्नल और वो है आउटपुट, ये इनपुट सिग्नल है, वो आउटपुट सिग्नल है, यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आया, उसकी वजह से जो बेस करंट था वो थोड़ा चेंज हुआ, बेस करंट थोड़ा चेंज होने की वजह से जो एम्पलीफायर क्या कहते हैं उसको, जो एमिटर कलेक्टर करंट है वो बहुत ज्यादा चेंज होता है, क्योंकि आपको अभी हमने देखा था अप्रोक्सीमेटली कलेक्टर करंट बेस करंट से करीब 19 गुना बड़ा होता है, सेम प्रोपोर्शन में चेंज होगा। ये अगर मतलब 1 मिली एम्पियर से चेंज हुआ तो वो 19 मिली एम्पियर से चेंज हो जाएगा, और जब वो इस कदर चेंज होता है तो उसकी वजह से ऑब्वियसली अगर यहाँ पे जरा सी वेरिएशन आ रही है वोल्टेज में, तो यहाँ पे बड़ी वेरिएशन आती है वोल्टेज में, तो अब वोल्टेज में बड़ी वेरिएशन आएगी तो आप बड़े स्पीकर्स को आप चला सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे छोटी सी एनर्जी, वहां पे ज्यादा एनर्जी। अच्छा आप हो सकता है आपके दिल में ख्याल है सर एनर्जी कंजर्वेशन तो हुआ ही नहीं, एनर्जी तो कंजर्व ही नहीं है, ऐसे कैसे हुआ यहाँ से वहां तक, एनर्जी कंजर्व है ना, ये लगी ना ये वाली बैटरी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करने को, ये बेसिकली स्विच की तरह काम कर रहा है, ये टिंग टिंग, मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि हमने एक स्विच ऑन किया उससे लाइट जल गई या पंखा चलने लग गया।
अब आपको शर्म नहीं आती, इतनी सी उंगली हिलाई थी, इतना बड़ा पंखा कैसे घूमने लग गया? अरे ये उंगली तो सिर्फ एक इशारा थी कि जो एनर्जी मतलब जो हमारे जो या बड़ी बड़ी बैटरी लगी हुई है या मे बी जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उससे वो पंखा चालू हो जाए, ठीक है। ऐसे ही यहां से एनर्जी निकली और उसने बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कराया, पर वो एनर्जी आई कहां से? वो एनर्जी आई है इसके वेरिएशन से, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द एम्पलीफायर सर्किट। अगर कहीं लिखने को आ जाए या कहीं डायग्राम बना हुआ आ जाए तो डायग्राम आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, बोर्ड में नहीं आएगा इतना पक्का है, ठीक। इस साल तो नहीं आएगा, ठीक है, 2021 में तो नहीं आ रहा है, 2022 का भरोसा नहीं, हो सकता है वापस से कोर्स में इसको इंक्लूड कर लें, ठीक है बच्चों। चलो भाई फटाफट छोटे छोटे सवाल करते जाते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप इसको टैग ये कर लो, क्या कहते हैं उसको, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करो और फिर उसके बाद देखो जो आंसर मैं दे रहा हूं वही आंसर आप भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन द कॉमन एमिटर मोड एज एन एम्पलीफायर, देन अभी जो ये वाला डायग्राम जो हम कर रहे थे एज एन एम्पलीफायर, तो उस केस में क्या होगा? तो बेस एमिटर तो हमेशा ही फॉरवर्ड बायस्ड होता है, तो ये वाली बात तो पक्का सही होगी। बेस एमिटर रिवर्स बायस, ये तो गलत हो गया। इनपुट सिग्नल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द वोल्टेज अप्लाइड टू बायस द बेस एमिटर जंक्शन। बेस एमिटर जंक्शन जो था उसमें इनपुट सिग्नल इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये वाली बात भी सही हो गई। इनपुट सिग्नल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द वोल्टेज अप्लाइड टू द बेस कलेक्टर जंक्शन, तो क्या हम इसको बेस कलेक्टर के साथ जोड़ रहे हैं? नहीं, हम यहां पे नहीं, इनपुट यहां नहीं दे रहे हैं, इनपुट वहां पे दे रहे हैं, तो इसलिए ये वाली बात गलत हो गई। तो आंसर हो जाएगा ए एंड सी जो कि दे रखा है कैलकटा। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात? चलिए नेक्स्ट, द रीजन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इन विच एक्स्ट्रा इंप्योरिटी इज डोप्ड टू ऑब्टेन अ लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स इज कॉल्ड। क्या है भाई? मेजॉरिटी कैरियर्स कहां पे होते हैं, ज्यादा डोपिंग कहां पे होती है? तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है एमिटर। एमिटर को सबसे ज्यादा हाईली डोप किया जाता है। सबसे ऐसा, ये जल्दी से मुझे बताओ, सबसे लाइटली डोप्ड कौन होता है? सबसे लाइटली डोप जो होता है वो होता है बेस। बेस पतला होता है, सबसे पतला वही होता है, सबसे लाइटली डोप्ड भी वही होता है। एमिटर मॉडरेट साइज का होता है, हाईली डोप्ड होता है। कैपेसिटर मॉडरेटली डोप्ड होता है पर साइज बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिस्टर में एमिटर हैज द लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटी, गलत। कलेक्टर हैज द लीस्ट कंसंट्रेशन इंप्योरिटी, गलत। बेस हैज द लीस्ट, बिल्कुल सही बात है, सही आंसर इज कैलकाटा। बेस जो होता है वो सबसे लीस्ट ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है या इंप्योरिटी उसमें सबसे कम होती है। ट्रांजिस्टर सिंबल्स, द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ, द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ, किसका डायरेक्शन बताता है वो? करंट, करंट इन एमिटर, इलेक्ट्रॉन करंट इन एमिटर, होल करंट इन एमिटर या इलेक्ट्रॉन करंट इन एमिटर। तो भाई होल करंट इन एमिटर है बेसिकली, तो ठीक है ना। तो जो सही आंसर है एमिटर के अंदर, एमिटर को फॉरवर्ड बायस रखना है, तो उसमें जो करंट जा रहा होता है जिस डायरेक्शन में, उसी को हम लोग यहां पर एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कंपेयर्स विद आउटपुट रेजिस्टेंसेस, कंपेयर्ड हाँ विद आउटपुट रेजिस्टेंसेस। हाँ, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कंपेयर्ड विद आउटपुट रेजिस्टेंस। जल्दी से बताओ, इनपुट रेजिस्टेंस बड़ा होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस बड़ा होता है। पहली स्लाइड ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? पहली स्लाइड में लिखा था कि इनपुट रेजिस्टेंस को छोटा रखते हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस को बड़ा रखते हैं। अभी एक टेबल भी दिखाई थी, उसमें भी लिखा हुआ था वैसे। तो एनीवेज आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट रेजिस्टेंस छोटा होता है एज कंपेयर टू द आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये खैर मेरी आज की क्लासेस हैं, और आज शाम को 6 बजे तो बूस्टर शॉट्स है जिसके अंदर हम एनएलएम के कंसेप्चुअल इलस्ट्रेशंस करने वाले हैं। 7 से 7:30 होगा जनरल डाउट सेशंस, और रात को 8 बजे है डिस्कशन ऑफ रैंक बूस्टर टेस्ट, वीकली टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो जो वीकली टेस्ट सीरीज थे उसका डिस्कशन होगा आज रात को 8 बजे, ठीक है बच्चों। और बाकी जो हमारी जो टाइम टेबल है वो तो खैर चल ही रहा है। शाम को 6 से 7 हमारे चलते हैं बूस्टर सेशंस। टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बता दिया था। आई होप आप ये टेस्ट देंगे, जितने टेस्ट दोगे उतना आपके लिए बच्चों अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, कंप्लीट फिजिक्स अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हो तो भी, अगर टेस्ट सीरीज मतलब ये बूस्टर शॉट्स जो हैं शाम को, अगर आप वो लाइव नहीं देख पा रहे हो तो भी रिकॉर्डिंग जरूर देख लिया करो, क्योंकि जो बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो सबसे ज्यादा फंसने वाली चीजें होती हैं, वो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस के जरिए या अलग से भी कराता हूँ। तो बेसिक कंसेप्ट, फॉर्मूले, टिप्स एंड ट्रिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो होती है वो मेरे चैनल पे भी अपलोड होती है, मतलब इस पे ग्रुप पे भी अपलोड होती है, टेलीग्राम ग्रुप पे, और वो यहाँ पे उस स्पेशल क्लास के साथ साथ तो अटैच कर ही देता हूँ,
ठीक है, ये होता है शाम को 6 से 7, 7 से 7:30 होता है जनरल डाउट क्लियरिंग सेशंस। वो बच्चे जो इस स्थिति में नहीं है, मे बी आर्थिक रूप से इतनी स्थिति में नहीं है कि वो कहीं पे सब्सक्रिप्शन ले पाएं या कहीं से मतलब सब्सक्राइब कर पाएं या कहीं एडमिशन ले पाएं, उनको डाउट सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आती है। डाउट आ गया, अब क्या करें? तो उसका बहुत बेहतरीन तरीका ये मैंने जो सोचा है वो ये है कि अपनी तरफ से जस्ट एन अटेम्प्ट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। बेसिकली ये है कि मैं एक हाफ एन आवर या मे बी 45 मिनट्स के लिए लाइव रहता हूँ, ठीक है, अनअकैडमी की ऐप पे, और जहाँ से जो भी बच्चे जो भी डाउट पूछते हैं मैं उनके डाउट्स के जवाब देता हूँ फिजिक्स से रिलेटेड, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम बायो बॉटनी जूलॉजी पूछने लग जाओ, ठीक है। वो डेली शाम को 7 से 7:30 में वहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ बच्चों। टाइम टेबल कुछ इस तरीके से होता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज है 24 तारीख, कल है क्रिसमस पे आपका टेस्ट है शाम रात को 9 बजे, और बूस्टर शॉट जो होगा वो आज तो कंसेप्चुअल इलस्ट्रेशन रहने वाले हैं, और 24 तारीख को ना, हाँ ठीक है, और यहाँ पे एक सेशन ये वाला भी होने वाला है, ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि एक और जो मैंने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ा रखी हैं, ठीक है। जब इसके लिंक कहाँ से, ये पेज कहाँ से आएगा? ये पेज यहाँ से आएगा tinyurl.com/anusarspecial, ठीक है। यहाँ इस पर क्लिक करोगे ये पेज खुलेगा, ये सारे के सारे जो लिंक बने हुए हैं ये सब एक्टिवेटेड लिंक्स है, ठीक है। और अगर ये एक्टिवेटेड लिंक्स है, इस बात का मतलब क्या हुआ कि मतलब आप क्लिक करोगे ये वाली क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। डिस्कशन ऑफ रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज वीकली टेस्ट 1, वो आज डिस्कशन होने वाला है वीकली टेस्ट का। यहाँ पे क्लिक करोगे वो वाली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। वीकली टेस्ट वाले जो बटन है उन पे क्लिक करोगे तो आप वो टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं दे रखा तो आप चाहो तो ये वाला टेस्ट भी दे सकते हो आप, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास अटेंड कर लेना, ठीक है। जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ वो सारी लिंक्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे अगर आपको किसी दिन मन कर जाए कि सर मुझे किरचॉफ लॉ पढ़ने का बहुत जोर से मन कर रहा है, तो उस केस में आप सिंपली इस पेज पे जाओ, यहाँ पे किरचॉफ लॉ पे क्लिक करो, अपने आप क्लास स्टार्ट हो जाएगी, अगर आपने रजिस्टर अनलॉक कर रखा होगा तो, ठीक है। अदरवाइज अनलॉक करने का तरीका क्या है? कोड डालो ANU, अनलॉक हो जाता है, क्लास शुरू हो जाती है, ठीक है बच्चों। चलिए, अनअकैडमी पे जो हमारी क्लास के टाइमिंग्स हैं वो इस तरीके से हैं। मेरी क्लास होती है एक बार सुबह 9:30 बजे और एक बार दिन में 3 बजे। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बहुत सारे फायदे हैं, जिनमें सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है वो है डाउट क्लियरिंग सेशंस और टेस्ट सीरीज और उसका एनालिसिस है, वो सारी चीज़ें तो खैर है ही सही, ठीक है। तो डाउट क्लियरिंग सेशन में क्या है कि जो टीचर आपसे को पढ़ा रहा है, जब वही इंसान आपको डाउट बताता है तो इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ और कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। वो बहुत अच्छे तरीके से वो आपको समझा सकता है कि उसको एग्जैक्टली मालूम है कि आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो हमारे बैचेस हैं वो यहाँ पे चल ही रहे हैं, बिल्कुल व्यवस्थित रूप से बैचेस चलते हैं ताकि आपका कोई भी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। एक और चीज़ ये है कि अगर आपको हमें ज्वाइन करना है तो उस केस में आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इंस्टॉल करने के बाद नीट पे जाइए, वहाँ से जाइए प्लस पे और वहाँ से जाइए गेट सब्सक्रिप्शन पे। जाने के बाद आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हैं तो आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लें, कोड आप आपके अपने अनुसार का यूज करेंगे। कोड है अनु10, अनु क्योंकि अनु मेरा नाम है, 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है जब आप ये वाला कोड यूज करते हैं। तो साथ ही मिल जाती है आपको मेरी तरफ से गाइडेंस, मेरे 15 साल का एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, टॉपिक्स कैसे संभालने हैं, मटेरियल कौन सा यूज करना है, कोटा का जो बेस्ट मटेरियल है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन वो सब ये सिर्फ तब होगा जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और कोड यूज करेंगे ये वाला। 1 साल की फीस इतनी है, 2 साल की फीस इतनी है, आप चाहें तो, और अच्छा 6 महीने की फीस 25,200 रुपये आफ्टर डिस्काउंट। तो अगर आप चाहें तो ये वाली जो फीस है ये क्रेडिट कार्ड से पे करके 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने की छोटी छोटी किस्तों में भी इस अमाउंट को पे कर सकते हैं। आइकनिक सब्सक्रिप्शन बहुत ही खूबसूरत चीज़, मतलब जिसमें बेसिकली हर इंसान की चाहत होती है यार ये आइकनिक जैसी कोई चीज़, मतलब एक ऐसा इंसान मिल जाए जिसको बहुत अच्छे से पता हो कि क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से जीत को हासिल किया जा सकता है। अगर एक इंसान ऐसा मिल जाए, कैसे मिलेगा वो आदमी, ठीक है। उसमें भी 2 बातें, एक तो वो क्रेडिबल होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए, और दूसरा मतलब वो इस लायक होना चाहिए कि मतलब वो कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो अनअकैडमी आपके लिए एक ऐसा कोच नियुक्त करते हैं, पर्सनल कोच, जिसने अपने खुद का नीट एक बहुत स्ट्रांग रैंक पे फोड़ा होता है, और वो इंसान बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड करता है, बहुत बढ़िया से आपको समझाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, और वो भी किस बेसिस पे, आपके टेस्ट एनालिसिस के बेसिस पे।
आपके अपने खुद के पर्सनल गाइडेंस देता है आपको, ठीक है। आपके टेस्ट एनालिसिस के बेसिस पे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, आपके एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है आपको, आपका स्टडी प्लानर बनता है और आपके लिए नीट की वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज होती हैं, ताकि आप अच्छे से अपना सारा का सारा फोकस आने वाले 4.5 महीने के अंदर आप पूरा का पूरा फोकस से पढ़ाई पे लगाओ, इधर उधर कंफ्यूजन में नहीं कि एग्जाम हो रहा है नहीं हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, टाइम पे हो रहा है, मोड ऑफ कंडक्शन ऑनलाइन है ऑफलाइन है, सिलेबस कम हो रहा है नहीं हो रहा है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे कि ऑप्शनल भी होंगे, बहुत सारा कंफ्यूजन है यार इस बार, ठीक है। तो वो सारे कंफ्यूजन से दूर रहो, तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, वो इंसान अपने आप अपडेटेड रहेगा, अनअकैडमी की तरफ से भी, और खुद भी वो इस लायक है, वो अपनी तरफ से अपडेटेड रहेगा और उसी तरीके से वो आपको समझाएगा कि भाई कैसे आपको हेल्प मतलब कैसे आप अपना जो पोटेंशियल है उसको मैक्सिमम बना के और अपने एक हाईएस्ट पोजीशन पे जा सकते हैं, ठीक है। इस चीज की जो फीस है वो थोड़ी सी ज्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि फायदे बहुत ज्यादा हैं, प्लस के सारे फायदे तो हैं ही सही, साथ में आपको एक पर्सनल कोच ही मिल जाता है, आपको एक सारथी मिल जाता है बेसिकली। फीस इतनी है लेकिन नो फियर बिकॉज अनु 10 इज हियर, कोड ये वाला डालो, ये वाली फीस भी कम हो जाती है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप ये भी आप 6 महीने के लिए ले सकते हो, 6 महीने में इसकी जो फीस है वो अराउंड 34,000 रुपीज़ है, ठीक है। करीब 34,000 रुपए में आप 6 महीने के लिए एक गाइड और एक बिल्कुल जेन्युइन गाइड को आप अपने साथ रख सकते हैं, जो अपनी तरफ से पूरी नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अच्छा, अभ्यास बैच जो है जैसा कि आपको पता ही है वो आज मतलब कल से स्टार्ट हो गया, और उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर बेसिकली कुछ टीचर्स हैं, ये सब टीचर्स हैं जो आपको नीट के लिए पूरी तैयारी कराएंगे। इसको भी ओपन करने के लिए आपको अगर रजिस्टर जो करना है वो रजिस्टर करना है इस वाले कोड से, ठीक है। अनलॉक करने के लिए कोड क्या डालोगे आप, ANU, ठीक है बच्चों। ये अभ्यास बैच है, ये जो टीचर्स हैं ये उनकी क्या कहना चाहिए, उनके कीर्तिमान इस प्रकार से हैं। अनअकैडमी का कॉम्बैट स्टार्ट हो गया है, ठीक है, स्टार्ट तो हो ही गया, मतलब 27 दिसंबर को अगला अनअकैडमी है, जिसका सिलेबस ये होने वाला है, ठीक है। फिजिक्स में वर्क बाय एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड लीनियर मोमेंटम आने वाला है, ठीक है। वर्क बाय एनर्जी और सेंटर ऑफ मास बेसिकली हम कह सकते हैं, और बाकी जो सिलेबस हैं वो इस तरीके से हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसी के आसपास हम लोग भी अपना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमारा खत्म हो रहा होगा, और वर्क बाय एनर्जी हम लोग सैटरडे से शुरू कर देंगे, ठीक है ना, नहीं सॉरी कल फ्राइडे है ना, हाँ परसों सैटरडे से हम लोग फ्राइडे और सैटरडे मंडे से शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वर्क बाय एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ ये है कि भाई बस यही है और क्या है। हाँ, तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स के साथ, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और घंटा बजा दो। जाते जाते मैं वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, एक कोड का ध्यान रखना, और दूसरी बात जस्ट कीप डूइंग योर बेस्ट एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।